की तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला है। लाहौर पुलिस ने 697 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। 38 शरपसंदों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं, जबकि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के इस मुताबिक कहना है कि शरपसंद अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आईनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का ये मामला है। लाहौर पुलिस ने शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। 38 शरपसंदों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि शरपसंद अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आपको बता रहे हैं कि जलाओ गिराओ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला है। लाहौर पुलिस ने 697 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनमें से 38 शरपसंदों के खिलाफ FIRs भी दर्ज की गई हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के इस मुताबिक कहना है कि शरपसंद अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आईनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा। आपको बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस ने 697 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के इस मुताबिक कहना है कि शरपसंद अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और आईनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा। जलाओ घिराओ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला है। बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताएगा, 697 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहाल 38 शरपसंदों के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की पुरशदत कार्रवाई में मुलव्वस शरपसंद अनासर के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक जो है वो 697 शरपसंद अनासर को गिरफ्तार कर लिया गया है और लाहौर पुलिस की जानिब से शरपसंद अनासर के खिलाफ 36 FIR जो है वो दराज की गई हैं। इन मुकदमात में कैंट डिवीजन में 19 और मालेटाउन डिवीजन में 10 मुकदमात और सिविल लाइन डिवीजन में 7 मुकदमात जो हैं जो दर्ज किए गए हैं, जिसके अलावा सदर डिवीजन में 2 मुकदमात शरपसंद अनासर के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। थाना सरवर रोड में 8 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, थाना गुलबर्ग में 6 मुकदमात, इसके अलावा थाना रेस कोर्स में 5 मुकदमात और थाना शुमाली चौनी में 4 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा थाना माल्टाउन और थाना मुस्ताबाद और थाना मुगलपुरा में 2 मुकदमात और इसके अलावा थाना शादमाम, नसीराबाद, डिफेंस D, डिफेंस C, इसके अलावा हेयर चुंग, जनूबी शानी, बागबानपुरा और मुस्ताबाद टाउन में एक जो मुकदमा है दर्ज किया गया है। इस वाले से CCP लाहौर बिलाल सदीक कहना है कि शरपसंद अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, इनसे अहनियतों से जो है वो निपटा जाएगा और शहरी की जानो माल और मलाक को हिफाजत करने वाले अफसरान और हलकार, उनके कहना है कि वो हमारे माथे का जुमर है और जो शरपसंद अनासर से जो अफसरान जख्मी हुए हैं, इनमें DIG ऑपरेशन समेत दीगर जो अफसरान हैं उनका ताहाल अस्पताल में इलाज जारी है। तो इस वाले से CCP लाहौर का कहना है कि जैसे जैसे शनाख्त का अमल हो रहा है, ऐसे ऐसे जो गिरफ्तारियाँ हैं वो भी जारी हैं और अब तक जो है वो 697 जो शरपसंद अनासर है उनको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिए गए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो इनका चलान करके तैयार करके अदालत में भिजवा रही है। इनका मजीद कहना था कि इन तमाम जो मुलजमान हैं इनको अदालत से जो है वो सज़ाएं दिलवाई जाएंगी। जी अच्छा मुदस्सिर, इनकी शनाख्त से मुताबिक बताएगा कि इन सबका ताल्लुक लाहौर से ही था? बिल्कुल, इनका जो ताल्लुक है वो मुख्तलिफ शहरों से है और कई जो है लाहौर के करीबी अजला से है, कई के ताल्लुक पाकिस्तान और इसके अलावा मियाँ वाली और दीगर अजला से इनका ताल्लुक है। और इनमें कुछ ऐसे जो शरपसंद अनासर हैं जो कि अपने भाई घरों में चले गए हैं और उनको पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने में पुलिस को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से पुलिस जो है वो नादरा की मदद से जो है वो इनकी शनाख्त का जो अमल है वो जारी रखे हुए है और अब इनकी गिरफ्तार करने के लिए साझदारों से जो है वो लिकेटर भी मांग लिए गए और लिकेटर की मदद से पुलिस जो है वो इनको गिरफ्तार करेगी मुख्तलिफ अजला से और जहाँ जहाँ ये छुपे हुए हैं, जहाँ जहाँ रिपोर्ट हैं और उनकी मोबाइल लोकेशन के जरिए जो है वो पुलिस गिरफ्तार करेगी। और जैसे जैसे इनकी शनाख्त सामने आ रही है, पुलिस जो है ऐसे ही उनकी जो फरिश्ते हैं वो मुतलका थानों को दे रही है और मुतलका SHO को ये टारगेट दिया गया है कि इन CCP लाहौर की तरफ से कि जितने भी शरपसंद अनासर हैं जो जनाह हाउस और दीगर जगहों पर जिन्होंने सरकारी मलाक को नुकसान पहुंचाया है और सरकारी गाड़ियाँ जलाई हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ जलाई हैं, प्राइवेट इमारतों को नुकसान पहुंचाया है और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है, उस हवाले से जो है वो खुसूसी डायरेक्शन CCP लाहौर की तरफ से तमाम SHOs और DSPs को दी गई हैं। इस वाले से मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं, 6 मुख्तलिफ टीमें हैं, ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और CA पुलिस को अलग टास्क दिया गया है। उसके अलावा साझदारों से भी मदद ली जा रही है इन मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से। तो इस हवाले से CCP लाहौर का कहना है कि जल्द इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये जहाँ भी छुपे होंगे लाहौर पुलिस का कहना है कि उनको वहाँ से जो है वो गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा और उनको जो मुकदमात हैं उनमें नामजद करके जो चलान है वो अदालत में भिजवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अपडेट करने का।
عمران خان کی گرفتاری کے بعد جناح ہاؤس پر حملے کی تحقیقات جاری۔ حساس تنصیبات کی لوکیشن اشتعال انگیز پیغامات شرپسند مہم واٹس ایپ گروپ میں بھی چلائی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 159 واٹس ایپ گروپس ٹریس کر لیے گئے ہیں۔ شرپسند عناصر واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے اشتعال انگیزی پر اکساتے رہے۔ اسی پر بات کریں گے مجاہد لطیف سے۔ بتائیے مجاہد، ان گروپس کے بارے میں اور ان کو لیڈ کون کر رہا تھا، یہ بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جناح ہاؤس پر حملے کا معاملہ تھا، حساس تنصیبات کی لوکیشن اشتعال انگیز پیغامات شرپسند مہم واٹس ایپ گروپ اور گروپس بھی جو ہیں وہ چلائے گئے۔ جناح ہاؤس حملہ اور گرفتاریوں کے رد عمل کی منصوبہ بندی کرنے والے 159 واٹس ایپ گروپس جو ہیں وہ ٹریس کر لیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق واٹس ایپ گروپ نے ایڈ موبائل نمبروں کے ریکارڈ اور رجسٹریشن کی جانچ پڑتال جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ شاید پسند عناصر واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے اشتعال انگیزی کے لیے اکساتے رہے۔ پولیس ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ واٹس ایپ اکاؤنٹس کے ذریعے اشتعال پھیلانے والوں کے اکاؤنٹس کی ٹریکنگ جو ہے وہ بھی جاری ہے، اور جن لوگوں کی شناخت ہوئی ہے ان میں انیسہ، فاطمہ، جنید راجپوت، عثمان جٹ، اویس علی نامی واٹس ایپ گروپس کے ارکان کو ٹریک کر لیا گیا ہے۔ فہیم خان، خواجہ شفقت، طارق علی کے واٹس ایپ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹریس کر لیے گئے ہیں۔ لاہور کے مقامی قیادت کے واٹس ایپ میسیجز اور روابط کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ گروپ بنا کر اشتعال پھیلانے والوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار جو کارروائیاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ سی ٹی وی کے حوالے سے کیے گئے ملزمان کے موبائل اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ فرانسک کروائی جائیں گی۔ ملزمان کے ساتھ رابطوں میں رہنے والے افراد کی گفتگو کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ اے ٹی سی کی خصوصی عدالت میں سامان پاک جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت، عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 19 مئی تک توسیع کر دی۔ فواد چودھری، حماد اظہر سمیت 6 پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں کی درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر مسترد کر دی گئی۔ دیکھیے محمد اشفاق کی رپورٹ۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، اعجاز چودھری، فرخ حبیب، فواد چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر ایوب کی عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت کی۔ کوئی بھی ملزم عدالت کے روبرو پیش نہ ہوا۔ عدالتی استفسار پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال اور جان کو خطرے کے باعث عمران خان عدالت پیش نہیں ہوں گے۔ عدالت حاضری معافی کی درخواست منظور کرے۔ عدالت نے وکلا کو باور کروایا کہ اگر ضمانتیں چاہتے ہیں تو اپنے ملزمان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ میاں محمود الرشید اور عمر ایوب کی حاضری معافی کی درخواست کو منظور نہیں کیا گیا۔ عدالتی مہلت کے باوجود ملزمان کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے فواد چودھری سمیت 6 پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں کی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالتی حکم کے بعد پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے وکیل عدالت پیش ہوئے اور بتایا کہ درخواست گزار کی اسلام آباد کی دہشت گردی عدالت میں پیشی ہے۔ عدالت حاضری معافی کی درخواست منظور کرے، جس پر جج اعجاز احمد بٹر نے واضح کیا کہ عدالتی حکم جاری ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف لاہور پولیس نے جلاؤ گھیراؤ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے درج کر رکھے ہیں۔ آرمی تنصیبات اور املاک پر شرپسندوں کا حملہ، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ، نگران پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ رپورٹ کریں گے حسن رضا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی سربراہی میں اہم اجلاس، صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور 9 مئی کی دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ آرمی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے فیصلے کی منظوری دی گئی۔ شرپسندوں کے خلاف مقدمات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کی اصولی منظوری اجلاس میں محسن نقوی نے ملزموں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کے لیے مؤثر میکانزم واضح کرنے کی ہدایات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ 32 مقامات کی جیو فینسنگ کر کے ملزمان کو ٹریس کیا جا رہا ہے۔ تصویر اور ویڈیوز میں چہرے سے شناخت کے لیے نادرا کے ڈیٹا بیس سے مدد لی جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا تمام شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی کو پیشہ ورانہ طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے اور نیب نے عثمان بزدار کو طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو 18 مئی کو طلب کیا ہے۔ عثمان بزدار گزشتہ پیشی پر نیب لاہور کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ احتساب عدالت نے عثمان بزدار کو 18 مئی تک پیش ہونے کی مہلت بھی دے رکھی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل۔ نیب کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا یہ کیس پہ نیب جو ہے وہ تحقیقات جاری ہے
اور اس حوالے سے عثمان گزار کو انہوں نے کل دوبارہ طلب کیا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عثمان گزار نے ابھی تک جو معلومات ان سے مانگی گئی تھی وہ فراہم نہیں کی۔ اس کے قبل بھی 2 مئی کو وہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے نیب سے کہا تھا کہ وہ 2 ماہ تک کا انہیں ٹائم دے دے، وہ معلومات فراہم کر دیں گے، مگر نیب کی جانب سے ان کی درخواست جو ہے مسترد کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ طلب کیا گیا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے اور اب نیب نے انہیں 18 مئی کو جو ہے وہ طلب کیا اور یہ بھی کہا ہے وہ کہ وہ اپنے تمام دستاویزات لے کر نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ ایف ای ڈرین میں سزا کے خلاف لیگی رہنما حنیف عباسی کی اپیل پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے فری کین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ لیگی رہنما حنیف عباسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ بتائیے اشفاق، سماعت کا حوال۔ بالکل، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ایف ای ڈرین کوٹا کیس میں حنیف عباسی کی اپیل پر سماعت کی۔ تو حنیف عباسی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس حوالے سے ٹرائل کورٹ نے بھی حقائق کے برعکس فیصلہ سنایا ہے، لہذا ٹرائل کورٹ کی جانب سے سزا سنانے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد حنیف عباسی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جی ٹھیک ہے محمد اشفاق، بہت شکریہ۔ پریس کلب میں پاکستان قومی یکجہتی امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور چیئرمین مجلس علماء پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایمان کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وطن عزیز کو بنانے میں ہمارے بڑوں نے، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی کے ساتھ مل کر ایک کردار ادا کیا، اور وہ کردار کس لیے تھا کہ ایک ایسی ریاست فلاحی آزاد جس میں سب کو حقوق حاصل ہوں، جس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہمارے بڑوں نے ایک عظیم کردار ادا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کے طور پر یہ ملک مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اللہ نے عطا کیا۔ اب اس ملک کا استحکام، اس ملک کی وحدت، اس ملک کا اتحاد، اس ملک کی یکجہتی کو قائم کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور ہمیں قرآن کریم فرقان حمید بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان، اور ایک جگہ فرمایا کہ دوسرا انسان محفوظ۔ مگر آج بڑی تکلیف، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ میرا ملک جس کو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور آج میں اپنی ان افواج پاکستان کے ان شہداء کو آج کے اس فورم سے سلام پیش کرتا ہوں، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم امن سے بیٹھے ہیں اور ملک پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ مگر یہ کون لوگ ہیں جو آج ہمارے ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو دشمن کی سازش کو اس ملک میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں؟
9 मई इमलाक की तोड़ फोड़ और अहम तनसीबात पर हमलों की बाबत अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात भेजने की तैयारी शुरू कर दी। स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया था। पुलिस की जानिब से मुलजिमों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस और इसके लिए उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस की जानिब से आर्मी एक्ट के तहत केसेस भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। बताइए मुजाहिद। आज बिल्कुल 9 मई के हवाले से जो इमलाक की तोड़ फोड़ और अहम तनसीबात पर हमलों की बाबत में अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। पुलिस ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात भेजने की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। पुलिस राय के मुताबिक स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया था और पुलिस की जानिब से मुलजिमों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस और इसके लिए उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस की जानिब से आर्मी एक्ट के तहत केसेस भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सोशल मीडिया की भी सख्त निगरानी का आगाज कर दिया गया है। अहम पेशरफ्त जो है 9 मई के हवाले से सामने आई है, जिसमें 9 मई में इमलाक की तोड़ फोड़, अहम तनसीबात पर हमलों के हवाले से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है कि पुलिस ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात भेजने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया था। पुलिस की जानिब से मुलजिमों की गिरफ्तारी का सिलसिला वो भी जारी है और 9 मई के वाकयात में मुलव्विस इसके लिए उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस की जानिब से आर्मी एक्ट के तहत केसेस भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सोशल मीडिया की भी सख्त निगरानी का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। एफबीआर से मुतालिक खबर यह है कि एफबीआर ने टैक्स डिफॉल्टर के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया है। पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। अकाउंट से 4 करोड़ 53 लाख से ज़ायद की रिकवरी भी कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। डिफॉल्टर्स के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया, जिस पर एफबीआर की जानिब से पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में करके 4 करोड़ 53 लाख 14,915 रुपए की रिकवरी कर ली है। ये जो पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ये इनकम टैक्स साल 2016 की मद में 4 करोड़ 53 लाख 14,915 रुपए की नामिंदा थी। इस हवाले से ये पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अपने वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर से टैक्स कटौती करके खजाने में जमा नहीं करवा रही थी, जिस पर एफबीआर की जानिब से कार्रवाई करते हुए रिकवरी की गई है। ये रिकवरी हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक गुलबर्ग ब्रांच से की गई है और ये चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिसर सादिया सदर गिलानी के हदायत पर कमिश्नर आयशा इमरान भट्ट, एडिशनल कमिश्नर शगुफ्ता जरीन ने कार्रवाई की और डिप्टी कमिश्नर जैनब असद मनीर की सरबराही में इंस्पेक्टर शेख इकराम उद्दीन ने रिकवरी अमल में लाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर अपडेट करने का। खबर ये भी है कि पीएचए का माहौलियात की बेहतरी के लिए ऐसे इक़दाम है। इनाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अर्बन फॉरेस्ट लगाने का फैसला है। डीजी पीएचए ताहिर वट्टू का अर्बन फॉरेस्ट सेशन का दौरा और इलाके के ग्रीन बेल्ट जबकि दीगर अमूर का जायजा लिया है। जैन हमारे साथ मौजूद थे। जैन बताएगा दीगर अमूर का भी जायजा लिया गया, क्या पेशरफ्त रही? लाहौर से फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ये पीएचए की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अर्बन फॉरेस्ट लगाने का फैसला किया गया है। इसी तनाजुर में डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर वट्टू ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्बन फॉरेस्ट स्टेशन का दौरा किया और इलाके की ग्रीन बेल्ट और फ्लावर बेल्ट का जायजा लिया। इस मौका पर डीजी पीएचए को ब्रीफिंग में बताया गया कि पीएचए की हदायत पर अर्बन फॉरेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है और 26 मई को इस अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिसमें 30,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं। डीजी पीएचए ने बताया कि ये अर्बन फॉरेस्ट 7 एकड़ अराजी पर मुहित होगा और यहाँ पर शजरकारी करने की वजह से जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें कमी वाक़ई होगी। इस अर्बन फॉरेस्ट में अर्जुन, सुखचैन, अलमतास, जामन, नीम और दीगर जो सायादार और फलदार फूलदार दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जैन। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर से पहली हज परवाज 21 मई को मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी।
फ्लायर शेड्यूल वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आज़मीन हज वेबसाइट पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या हज दरख्वास्त नंबर दर्ज करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। बात करेंगे राहिल अली से। बताइए राहिल। की जानिब से हज फ्लाइट जो है आजमीन के लिए वो जारी कर दिया गया और उनकी वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया गया। इस वेबसाइट के जरिए जो है वो तमाम आजमीन जो हज के लिए जा रहे हैं वो अपना फ्लाइट नंबर या ID कार्ड नंबर दर्ज करके अपनी तमाम मालूमात जो है वो ले सकते हैं, जिसमें हज फ्लाइट कब उनकी रवानगी है, कब पाकिस्तान वापस आएंगे, कौन से ब्लॉक में उनका जो है वो ठहराव होगा। इस हवाले से तमाम मालूमात जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। लाहौर से पहली हज परवाज़ जो है वो 21 मई को जो है वो रवाना होगी और इस हवाले से डायरेक्टर इकरार अहमद का कहना ये है कि तमाम आज़मीन की ट्रेनिंग का सिलसिला भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया और हाजियों को बता दिया गया कि कैसे मुनासिब हज जो है वो अदा करना है। लाहौर से जो है वो पहली फ्लाइट के जरिए आज जाने वाले आज़मीन को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा और उनको जो है वो लाहौर से रवाना भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राहिल। आइंदा 2 रोज़ में लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। आज रात को मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। बात करेंगे शबीर हैदर से। बताइए शबीर इस बारे में। जी, अगले 2 रोज़ में लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश की पेशेंगोई के पेश नज़र PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि आज रात से मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी और 18 मई तक मौजूद रहेंगी, जिससे 17 और 18 मई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, बक्सर, फैसलाबाद, प्रभा टेक सिंह और इसके साथ साथ शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर और उकाड़ा में आंधी और इसके साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि 17 मई के दौरान लिया, कोट अद्दू और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावल नगर, खानेवाल, पाकपतन, साहिवाल में भी आंधी और उसके साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और इसमें PDMA की जानिब से कहा गया कि इसी दौरान बाद मुकामात पर ज़्यादा बारिश की भी तवक्को है और किसान हज़रात मौसमियाती तब्दीली की पेश नज़र जो है। ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया। आपको बताएंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में माओ के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्यूरो में मुकीम बच्चों और बच्चियों ने चेयरपर्सन सारा अहमद के हमरा केक काटा। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं कि दीन इस्लाम में माँ जैसी हस्ती को आला मुकाम अता किया गया है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में माँ की आलमी दिन पर खुसूसी तकरीब का इख्तिताम किया गया। ब्यूरो में मुकीम बच्चों और बच्चियों ने चेयरपर्सन सारा अहमद के लिए खुसूसी तौर पर केक का इख्तिताम किया। ब्यूरो में मुकीम बच्चों और बच्चियों ने चेयरपर्सन सारा अहमद के साथ केक भी काटा। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था, इस्लाम में माँ जैसी हस्ती को आला मकाम अता किया गया है। ब्यूरो में मुकीम तमाम बच्चों को माँ का प्यार फराहम किया जा रहा है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तमाम बच्चों के लिए बतौर माँ का किरदार मेरे लिए काबिल फख्र है। जी बहुत शुक्रिया सामिया। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर अल्फा क्रीम टावर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जी कर लें सवाल करें। अच्छा, पहले ये था कि आपने खुद जिक्र किया कि जब आप स्टूडेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट होते थे, इस तरह UAT में भी होते थे। जी हेल्थ की यूनिवर्सिटी देख लें, कॉलेजेस वहाँ पर भी होते थे। तो क्या वक्त के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरी है? नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ये तो आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था और ये टेररिज्म की जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने ये इंटरनेशनल स्टूडेंट वापस भिजवा दिए थे। खुद हमने वापस भिजवाए, तो ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि इनको वापस भेज। ये क्वालिटी तो कोई नहीं है। बिल्कुल ये प्रायोरिटी की बात है। हमारे यहाँ माशाल्लाह इल्लीगल गुर्दे तब्दील करने का टूरिज्म बहुत है, उसके लिए लोगों को बुलाया। अच्छा, दूसरा साथ ये बात उनकी मुकम्मल है। तो इसमें हम ये सुनना चाहते हैं कि ऐसा भी होगा कि कभी मुस्तक़बिल करीब में यूरोप से स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आ जाए हमारी यूनिवर्सिटी में? देखिए, मैं वो बात तो नहीं कर सकता जो मैं अभी नामुमकिन समझता हूँ कि यूरोपियन स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकता है फॉर लैंग्वेजेस, फॉर हिस्ट्री, फॉर कल्चर, फॉर आर्ट्स, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे। तो वो हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हमें मिलेगी नहीं। जो चीज़ हमसे मिल सकती है वो आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री मिल सकती है, ओरिएंटल्स कर सकती है और इसके ऊपर आ सकते हैं अगर हम इसको अच्छी तरीके से मार्केट कर रहे हों। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास अफ्रीका से, अरब रीजन से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ सकता है
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فلپائن ہے اس سے آ سکتا ہے. ساؤتھ ایشیا سے ہم اسٹوڈنٹ سری لنکا سے بہت اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور کل آپ سری لنکا کا بھی اسٹال دیکھیں گے. ہم اس میں بھوٹان, نیپال, ان علاقوں سے بھی اسٹوڈنٹس کو لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ہمارا سلیبس اس معیار کا ہے جو باقی دنیا میں؟ جی, ان سلیکٹڈ ایریاز میں ہمارا جو سلیبس ہے وہ اس معیار کا ہے, اور بہت ساری ایکریڈیٹیشن کاؤنسل سے ہمارے کچھ اداروں کے پروگرامز جو ہیں وہ رجسٹرڈ بھی ہیں. مثلاً آپ کا جو MBBS پروگرام ہے وہ عالمی معیار کا پروگرام ہے. آپ کا جو انجینئرنگ کے پروگرامز ہیں واشنگٹن اکارڈ کے تحت کورڈ ہیں, اور وہ ان کو ایڈمٹ کرتا ہے ان کی کوالٹی کو, تو وہ آپ کے عالمی معیار کے ہیں. آپ کے فارمیسی کے ادارے جو ہیں وہ عالمی معیار کے ادارے ہیں. آپ کی انگلش لینگویج ٹیچنگ جو پروگرامز ہیں وہ عالمی معیار کے ادارے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک میں آ جائیں گے, جو ہمارے سلیکٹڈ 10-15 ڈپارٹمنٹس ہیں یا پروگرامز ہیں اس میں یہ آ سکتے ہیں, اور وہ بالکل عالمی معیار کے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ ان کے پاس فیسلٹیز اچھی ہیں, لیکن اکثر جن کے پاس بجٹ کی کمی ہے تو ان اداروں کو انسینٹیوائز بھی کریں گے اگر کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو لے کر؟ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ دیکھیں یہ خود اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے. جیسے نیا ادارہ آپ دیکھیں, جیسے راول پنڈی وومن یونیورسٹی ہے یا فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی ہے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. اور جو یہ یونیورسٹیز ہیں اٹانومس باڈیز ہیں, ان کو اپنی پرائیورٹیز دینے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ابھی تک ان کی پرائیورٹی رہی نہیں ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.